हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल सेक्शन का कर रहे थे क्वेश्चंस को, तो आज हम लोग देखने वाले हैं दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये होता क्या है, लेकिन इससे भी पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है। साइड में बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। होता क्या, 1960s में ना प्रॉब्लम क्या शुरुआत हो गई। पहले तो एक ही पार्टी था, एक ही पार्टी का शासन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ना क्षेत्रीय पार्टियां स्टार्ट होने लग गई, बनना बनना स्टार्ट हो गई और टक्कर देना स्टार्ट कर दिए। पहले मतलब पार्टियां पहले भी थी और भी पार्टियां पहले से भी मतलब अस्तित्व में थी, लेकिन क्या था, उस लेवल पे वो टक्कर नहीं दे पाती थी। जैसे कांग्रेस का बात आता था ना, तो हाँ हाँ कांग्रेस में ही ठप्पा लगाना, मतलब कांग्रेस को ही वोट देना, ऐसे करके वोटिंग चल रहा था। ठीक है, बट होता है कि 1960s में ना क्षेत्रीय शक्तियां स्टार्ट हो जाती हैं आना। ठीक है, क्षेत्रीय शक्तियां से मतलब ये है, जैसे अगर आंध्र प्रदेश है ना, तो आंध्र प्रदेश में एक अलग वहाँ का रीजनल कोई पार्टी रहेगा। तमिलनाडु में कोई रीजनल पार्टी आ गया, केरल में कोई रीजनल पार्टी आ गया, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बहुत सारा आ गया था। फिर तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में ना अलग अलग पार्टियां ना सक्रिय हो गई। तो इससे क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को झटका लगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और भी जान लीजिए ना, जैसे हम लोग तमिलनाडु देख लेते हैं। ऐसा कहीं मतलब ये एनालिसिस है ना, एनालिसिस के बारे में बात करूं। जैसे अगर हम लोग तीन अगर राज्य देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, इन तीन राज्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या मतलब कांग्रेस इन द सेंस मतलब केंद्र में सिर्फ कांग्रेस रहेगा ऐसा नहीं था। अब कांग्रेस भी बनता कैसे था, कांग्रेस तो पूरे सीटों में लड़ती थी ना, चुनाव तो सभी सीटों में लड़ रही थी। पहले स्टार्टिंग में कितना था, 525 सीट थे लोकसभा के। तो 525 में से बहुत सारे सीटों में शायद पूरे पूरे में भी पार्टिसिपेट करते थे। तो कुछ लोग थे वेस्ट बंगाल से थे, कुछ लोग तमिलनाडु से थे, कुछ लोग कर्नाटक से थे। हर राज्य से कुछ ना कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब ये देखा गया, सामान्य तौर पे देखा गया कि जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है ना, उस पे इनका फोकस ज़्यादा रहता था। साउथ इंडिया में भी रहता था, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट करते थे, ऐसा बात नहीं था। लेकिन प्रभुत्व जो है मतलब नॉर्दर्न रीजन का रहता था। प्रधानमंत्री भी नरसिम्हा राव से पहले सभी के सभी क्या थे, नॉर्दर्न रीजन से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे ना ये लोगों को, जो साउथ वाले थे ना, उनको एक डिस्क्रिमिनेशन का भावना वहां पर महसूस होने लगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने मिलके अलग अलग अपने अपने मतलब अपना अपना पार्टी स्टार्ट किया। जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ पार्टी आ गया, ठीक है, कर्नाटक में कुछ कुछ पार्टी आ गया, तमिलनाडु में कुछ कुछ पार्टी आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो इनका बात सुना नहीं जा रहा था ठीक से, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा था, और एक मतलब नस्लीय भेदभाव तो हमारे यहाँ नहीं था, शुरू से नहीं था। लेकिन उसके बाद भी एक मतलब थोड़ा अलग बिहेव करते थे, ये सामान्यतः देखा जाता है। और उस चीज़ का आज भी बात करते हैं कि आज भी नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये सारे इन सब के कारण क्या हुआ, अलग अलग पावर्स यहाँ पर आते गए। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ से कांग्रेस से निकल के कुछ लोग पार्टी बनाए, मान लेते हैं एक मान लेते हैं यहाँ से निकल के एक पार्टी बनाए। अब यहाँ ये लोग क्या देखे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल है। और ये कह रहे हैं इनको कि अलग पार्टी क्या बना मतलब अलग पार्टी क्या बनाए, तुम भी बंगला हम भी बंगला, तो मिल के हम लोग एक ही पार्टी बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये लोग इसमें शामिल हो गए। अब इसके कुछ दोस्त यहाँ पर उपस्थित थे, तो ये लोग भी क्या हुआ, यहाँ पर शामिल होने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना वो बढ़ते गई। ठीक है, इनका पावर इतना बढ़ गया कि मतलब अब नेशनल पार्टी को ये लोग टक्कर देने लग गए। इतना इनमें इजाफा हुआ इनके पावर्स में। अब देखिए यहाँ पर इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पर से, अब जो जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगा उसके पास लोग जाना चाहेंगे। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल तौर पे देखते हैं, तो एक ये पार्टी है, एक ये पार्टी है। हम लोग कोई पार्टी का नाम नहीं देते हैं, यहाँ से पार्टी, यहाँ पर से कुछ लोग निकल के आ गए इसमें, यहाँ पर से कुछ लोग और बाद में फिर और आ गए। उसके बाद देखते हैं कि एक तीसरा पार्टी आई है, पहला पार्टी, ये दूसरा पार्टी और ये तीसरा पार्टी। अब इस तीसरे पार्टी में इसमें अब यहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, जो जो जनता है, जनता जैसे अगर कोई देख लेते हैं ना, कोई पर्सन है या फिर इस गांव के लोग, ठीक है, मतलब इस गांव से लोग एक
एक आदमी है, ठीक है, जिसको ए बोल लेते हैं हम लोग, ए को प्रतिनिधि माने अपना, ठीक है, ए को अपना प्रतिनिधि माने, और वो कोई पार्टी था एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, एक्स पार्टी हो गया, ये वाई पार्टी हो गया, और ये जेड पार्टी हो गया। तो ये लोग इस नाम से चुने क्योंकि उनको पता था कि ये वाली जो पार्टी है ना, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ के नेता बहुत अच्छे हैं, सही से काम कर रहे हैं, ऐसा सोच के वो लोग वोट दिए इसको। लेकिन अब ये क्या किया, ये चले गया दूसरे पार्टी में, जिस पार्टी को ये लोग इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस पार्टी और इस पार्टी को पसंद नहीं करते होंगे, तभी तो इसको पसंद कर रहे हैं, या फिर ये लोग के काम से ज्यादा अच्छा काम ये लोग करते होंगे इसलिए चुने। तो लोग चुने हैं इसको इस पार्टी के नाम से, लेकिन ये चले गए दूसरे पार्टी में, तो यहाँ पर एक गड़बड़ी हो रहा है। तो इस तरह की गड़बड़ी बहुत ज्यादा होने लगी। पहले तो नॉर्मली तौर पे होने लगा, फिर बाद में क्या हुआ, पैसा दे के अपने पार्टी में लेने लग गए। जैसे ये बोल रहा है कि ठीक है मैं 2 करोड़ देता हूँ भाई, तू मेरे पार्टी में आ जा, चले गया पार्टी में, उस पार्टी में। और उस टाइम तो पैसे की थोड़ी कमी भी थी, थोड़ी की अच्छी खासी कमी थी, तो लोग पैसे के मतलब उस टाइम की ही बात नहीं है, ये चीज तो अभी भी हो सकता है, पॉसिबल है कि पैसा दिए 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, आप मेरे पार्टी में आ जाओ बोल दिए, तो इसका पार्टी तो टूट रहा है ना, इसके अच्छे अच्छे नेता लोग दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो जन प्रतिनिधित्व है ना, उसका अपमान हो गया, जनता का अपमान होगा कि जनता इसको चुन के बेच रही है और ये तो फिर पैसे के नाम से इधर से उधर भाग रहा है ऐसा करके। तो इस नाम से क्या हुआ, इस चीज को देखते हुए जनता का विश्वास इससे पहले कि पूरी तरह से डगमगा जाए, पूरा खत्म हो जाए, एक कानून आता है 52वें संविधान संशोधन में, जो हमारा क्या बोलते हैं, एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है, 10वीं अनुसूची। उसमें क्या होता है, हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई पार्टी से, मतलब ये कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आ रहा है, पूरे के पूरे लॉ को देखते हैं ना हम लोग ये हमारा पार्टी है, एक है एक्स पार्टी और एक है ये हमारा पार्टी वाई, ठीक है, एक्स पार्टी और वाई पार्टी, इनके बारे में कहानी है हमारे पास। तो यहाँ पर से अगर कोई एक पर्सन आ रहा है, अलग अलग कंडीशंस आप लोग देख लीजिए ना, सारे पूरे के पूरे लॉ को एक ही क्वेश्चन में पूरा बताने को कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस पार्टी से कोई पर्सन है, पर्सन ले लेते हैं ए, पर्सन ए जो है वो इस पार्टी से होके अब इस पार्टी में आ गया, ठीक है, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले की बात अलग है, मतलब अगर वो प्रतिनिधि नहीं बना है, जनता का प्रतिनिधि नहीं है, लोकसभा में पहुंचा नहीं है, उसके पहले का बात तो बात की बात है, वो तो उसमें कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन अगर पार्टी में चुनाव हो चुका है, मतलब पार्टी बोल रहा हूँ, जो हमारे लोकसभा का चुनाव जो है हो चुका है, ये लोकसभा के बारे में बात चल रही है ना, तो उसके बाद इस पार्टी से उस पार्टी में गया, अकेले गया, तो ऐसे में क्या होगा, इसका जो मतलब जो इसकी सदस्यता है ना, लोकसभा से खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, लोकसभा से खत्म कर दी जाएगी। और क्या चीज बोलता है इसमें, एक जन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा का पूरा पार्टी चला गया, पूरा का पूरा पार्टी चले गया, ठीक है, तो किसी का सदस्यता यहाँ पर खत्म नहीं होगा, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक नियम है, उस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर अकेले जाता है तो उसको कुछ भी नहीं, मतलब तो उसका पूरा सदस्यता खत्म हो जाएगा, वो लोकसभा का ही सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर पूरा का पूरा पार्टी चले गया, पूरा का पूरा पार्टी भी अगर चले जाएगा ना, तो भी कुछ नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर सदस्यता खत्म हो गई थी ना, पूरा पार्टी चले जाएगा ना, तो सदस्यता खत्म नहीं होगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सारे सदस्य रहेंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा कंडीशन है, अगर एक तिहाई सदस्य इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में अगर चले गए, तो इस केस में क्या होगा, जितने सदस्य गए ना, वो लोग की सदस्यता बनी रहेगी, सबके सब लोकसभा के सदस्य रहेंगे उस कंडीशन में भी, ठीक है। तो ये हमारा ये 3 नियम है। अब कोई सदस्य योग्य है या अयोग्य है, इसके बारे में डिसीजन कौन लेता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष रहेगा, यही लेंगे डिसीजन कि ये अब सदस्य है या नहीं है, ठीक है। ये कौन डिसीजन लेगा, अध्यक्ष। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये कौन से संशोधन से इस बिल को लाए थे हम लोग, तो 52वां संविधान संशोधन के थ्रू इस बिल को लाए, एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किए, और इससे क्या हुआ, जो वो हो रहा था ना, जो मतलब विधायकों का, मंत्रियों का, जो सांसदों का जो खरीद फरोख्त था, पैसे के रूप में खरीद रहे थे या फिर अपने साइड में कर ले रहे थे, ये सब चीज को रोक दिया गया। इससे रोकना
मतलब पूरी तरह से नहीं रुका है, अभी भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो नकेल कसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दल बदल विरोधी अधिनियम, ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अयोग्य करने मतलब भारतीय संविधान में अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, किसको दिया गया है ये पावर कि वो अयोग्य है या अयोग्य है इस चीज को घोषित कर सके। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हु हैज द राइट टू डिस्क्वालीफाई इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट। सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति या सभापति राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के सभापति को, या संयुक्त संसदीय समिति को। सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन राज्यसभा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसमें क्या होगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष, जस्ट अब ये देखें हम लोग, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो डिसाइड करेगा कि ये अब सदस्य है या नहीं है। अच्छा, एक और कारण है, एक और तरीके से क्या होता है, ये सदस्यता जा सकती है। जैसे ये पार्टी कोई है, पार्टी जैसे अभी बीजेपी, ठीक है, हम लोग सीधे सीधे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। बीजेपी अभी पावर में है, ठीक है, और ये क्या है, हमारी कांग्रेस पार्टी है, या फिर कांग्रेस कोई और पार्टी ना, कोई पार्टी ले लेते हैं XYZ, ये कोई पार्टी है। अब क्या हुआ, वोटिंग हुआ, ठीक है, कोई बिल पेश किए, उसमें वोटिंग हुआ, तो बीजेपी जिस मतलब बीजेपी दे रही है वोट, ठीक है, ये लोग तो अपने पक्ष में देंगे, बिल के पक्ष में देंगे वोट, ये लोग वोट पक्ष में दिए। अब ये लोग क्या है, ये लोग पहले से डिसाइड कर लिए, पूरा का पूरा दल डिसाइड कर लिया कि हम लोग इसके अगेंस्ट में वोट देंगे, ये लोग मान लिए सब के सब देंगे ऐसा करके। लेकिन होता क्या है इसमें, अगर इसमें से दो लोग ऐसे रहते हैं जो लोग पक्ष में वोट दे देते हैं, पक्ष में दे दिए वोट, तो यहाँ पर क्या होता है, अब क्योंकि वोटिंग का तो गिनती होता है ना, तो अगर मान लेते हैं इसमें 100 सदस्य थे, लेकिन जो नहीं करने वाला वोटिंग जो है उसमें कितने 98 लोग मतलब अगेंस्ट में वोट दिए, इसका मतलब, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 300 वो थे ना कैंडिडेट थे, 300 कैंडिडेट थे, तो इन 300 में से 300 होने चाहिए था, अब लेकिन वोट कितना चले गया, 302 वोट चले गया। मतलब कोई दो लोग तो हैं जो इस पार्टी के हैं लेकिन इस पार्टी के लिए वोट दिए हैं। तो इससे क्या समझ आता है कि ये मतलब इस पार्टी में दो लोग हैं जो शायद मतलब इस दल के सदस्य नहीं हो, ऐसा हो सकता है, फिर उनका मन हट गया हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो अध्यक्ष रहते हैं ना, अध्यक्ष के पास ये चीज का इंफॉर्मेशन पहुंचता है, तो वो टाइम देते हैं, 15 दिन का टाइम देते हैं कि 15 दिन के अंतर्गत आप यहाँ पर से मतलब उसको क्षमा याचना भेज सकते हैं कि हमसे गलती हो गई, ऐसे करके इस पार्टी से अगर क्षमा मांग लेते हैं, और ये एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, एक्सेप्ट भी करना चाहिए, अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा इस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, कि ये लोग इस पार्टी को छोड़ लिए हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पूरे मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके सारे प्रोविजंस। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। देखो हमारे भारत में 3 टाइप के क्षेत्र हैं, ठीक है, अच्छा 2 टाइप के क्षेत्र हैं भाई, 3 टाइप बोल दे रहा हूँ सॉरी, 2 टाइप के क्षेत्र है, या तो वो राज्य हैं, स्टेट हैं, या फिर वो संघ शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरीज। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, संघ शासित, शासित मतलब जो शासन करता है, कौन शासन कर रहा है, संघ शासन कर रहा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट शासन कर रहा है, ऐसा बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शासन कर रहा है। तो शासन किसके ऊपर कर रहा है, तो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास, ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। अब ये 8 यूनियन टेरिटरी है ना, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर सीधा सीधा क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वही अपने मतलब वहां पर सारे के सारे लॉ क्या रहते हैं, संघ सूची के जितने भी विषय रहेंगे ना उस पे कानून मतलब कौन बनाता है, केंद्र सरकार। जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, अच्छा लद्दाख भी है हमारा, लद्दाख भी है, तो ये सब क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं। अब इन यूनियन टेरिटरीज में जो मतलब संघ शासन, इसमें किसका यहाँ पर किसका कानून लागू रहेगा, संघ का, संघ का कोई कानून आएगा ना वो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको इसको इसके ऊपर प्रशासन कौन करता है, तो देखा जाए तो इसके ऊपर प्रशासन कौन करता है, प्रशासक, ठीक है,
एडमिनिस्टर, और इस एडमिनिस्टर को कौन भेजे रहते हैं? राष्ट्रपति। एक्चुअली ये लोग क्या रहते हैं? एजेंट रहते हैं, एजेंट रहते हैं या फिर उसके सहकर्मी रहते हैं। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? जैसे राज्यों में राज्यपाल का चुनाव वो करते हैं ना, नियुक्त करते हैं, वैसे ही प्रशासकों की नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति। कहाँ पर? संघ शासित प्रदेशों में। ठीक है, तो प्रशासन बेसिकली कौन चलाता है? चलाते तो राष्ट्रपति हैं, किसके द्वारा चलाते हैं? प्रशासक द्वारा। ठीक है, लेकिन तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि निर्माण कौन करता है? देखो अभी बताया मैं, कानून किसका लगता है? संघ का कानून लगता है। तो संघ का कानून को कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संसद। हु मेक्स द लॉ फॉर यूनियन टेरिटरीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेचर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? संसद, पार्लियामेंट। और देखो यहाँ पर इससे एक बात और है, दैट डू नॉट हैव देयर ओन लेजिस्लेचर, मतलब जिनका अपना लेजिस्लेचर या विधायिका नहीं है, उनके लिए कौन बनाता है? संघ बनाता है। अब जहां विधायिका है तो कहाँ कहाँ विधायिका है हमारे पास? तो सबसे पहले क्या था हमारे चंडीगढ़ में, अच्छा पुदुचेरी है, एक हमारा पुदुचेरी है, एक दिल्ली है। ये दो जगह बस ऐसा था पहले कि जहाँ ये तो संघ शासित प्रदेश भी हैं और साथ ही यहाँ पर इनके पास अपना पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट इन द सेंस यहाँ पर, और इसका लेजिस्लेटिव असेंबली था, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान सभा, इनका अपना विधानसभा था दोनों का। ठीक है, अब एक और नया भी आ गया, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का के पास भी क्या है? अपना विधानसभा है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, पूरा का पूरा राज्य था। ठीक है, तो वहां राज्यसभा, विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी था, दोनों ही चीज था। तो ये जनता द्वारा चुने गए लोग रहते हैं विधानसभा में। ठीक है, तो इसलिए इसका मान रखते हुए इसको रखा गया है, लेकिन जो परिषद है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, अब सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में, वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? कहाँ कहाँ मंत्रिपरिषद का भी गठन हो सकता है और विधानसभा का भी गठन हो सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ हो सकता है? दिल्ली में, पुदुचेरी में और जम्मू कश्मीर में, तीनों जगह में हो सकता है, अभी बताया मैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एट द प्रेजेंट टाइम in which union territory of India there is a provision for informal of formation of legislative assembly and council of ministers। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अब हमारे देश में अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी में ना नाम भी अलग अलग हो सकते हैं, दिस में भी पॉसिबल। ठीक है, अलग अलग नामकरण किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, जो प्रशासक है उनको बोलते हैं राज्यपाल। लेकिन अगर अच्छा वहां पर हम लोग इसमें देखते हैं ना, अगर हम लोग चंडीगढ़ में देखते हैं तो चंडीगढ़ में क्या बोलते हैं? मुख्य आयुक्त बोलते हैं। जो प्रशासक रहते हैं ना उनको बोलते हैं मुख्य आयुक्त। और वहीं अगर हम लोग चले जाते हैं अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में इसको क्या बोलते हैं? प्रशासक बोलते हैं। अंडमान निकोबार में बोलते हैं प्रशासक। और अगर हम लोग दिल्ली में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। सबका नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए पूछ रहे हैं, तो चंडीगढ़ के लिए क्या बोलते हैं? चंडीगढ़ के प्रशासक को क्या बोलते हैं? मुख्य आयुक्त या फिर चीफ कमिश्नर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है, तो कहाँ पर उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में, भाषाओं से रिलेटेड 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राजभाषा से रिलेटेड जो भी कथन है वो कौन से आर्टिकल में है, ऐसा कह रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल में है, तो हमारा आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में उल्लेख है। तो भाषाएं भी हमारे भारत में किस किस प्रकार की भाषाओं का उल्लेख है उसको देखते हैं संविधान में। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है, थोड़ी देर पहले देखे हम लोग क्षेत्रीय भाषा। तो टोटल क्षेत्रीय भाषाओं का जो क्षेत्र विशेष की भाषा है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। एक होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ये रीजनल बोलते हैं ना,
रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, जो ऑफिस वर्क होगा ना, जिस लैंग्वेज में होगा उसको बोलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो इंडिया में मतलब दो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश है और हिंदी है, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब बोलते हैं राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा कौन सी, हमारे हमारे मतलब हम लोग के देश की अगर राजभाषा के बारे में बात करें तो कौन सी भाषा है, हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। ध्यान रखेंगे, एक होता है राजभाषा और एक होता है राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा का अर्थ है मतलब विशेष भाषा, मतलब एक विशेष भाषा है। राष्ट्रीय भाषा मतलब पूरे देश की मतलब सिंगुलर एक ही भाषा अगर बात करें तो उसको बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय भाषा। जैसे हम लोग, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। तो पूरे भारत में अगर तमिलनाडु में बैठ के भी अगर बोलेंगे ना कि हमारी क्या बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, मोर है बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो हमारी एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है, हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और बहुत सारी भाषाएं, ठीक है। अब इतनी भाषाएं, लगभग 3000 से भी ज्यादा भाषा, मतलब बोलियां और भाषा मिला के अगर देखा जाए तो 3000 से भी ज्यादा बोली जाती है। अब इसमें इतने सारे हैं, अगर किसी एक को अगर प्रतिनिधित्व दे देते हैं, जैसे अगर हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे जाने के बारे में बात चली गई, तो वहां पर होता क्या है कि एक को अगर आप मतलब एक अलग लेवल पे ला के रख रहे हैं तो फिर बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, बाकी के साथ असमानता का व्यवहार हो जाएगा। इसलिए इस असमानता के व्यवहार के विरोध के चलते राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हिंदी अभी भी क्या है, राजभाषा है। और अगर हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और इसकी सूची कहाँ पर है, जो हमारे अनुसूची 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल जो है ना, उसमें भाषाओं का उल्लेख है। तो टोटल उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और पहले कितनी थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अभी मतलब संविधान संशोधन से अलग अलग आगे बढ़ा के कितना हो चुका है, 22 भाषा हो चुका है। अब बात आती छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की भाषा, छत्तीसगढ़ ही क्या मतलब अनुसूची, हमारी अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल है क्या, तो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, अब इसके पीछे भी कारण बताया जाता है। देखिए, इसमें शामिल करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास, क्योंकि संविधान संशोधन का काम किसका है, संसद का है। तो संसद बताएगी कि किसको डालना है उस सूची में, किसको नहीं डालना है, ऐसे करके। तो ये संसद का काम है। तो संसद इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपरली अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, ये अगर हमारा छत्तीसगढ़ है तो ये हमारा बिलासपुर ये हमारा बिलासपुर हो गया, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये 3 जो संभाग है ना, यहाँ सेंट्रल में यहाँ पर बोले जाने वाले भाषा ये है हमारी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ी है और इसका व्याकरण उपस्थित है, ठीक है, इसका व्याकरण अवेलेबल है। लेकिन अगर देखते हैं यहाँ पर उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ ये वाला एरिया है, तो यहाँ पर वाले एरिया में क्या है, यहाँ उड़ीसा है ना, तो यहाँ पर उड़िया का प्रभाव है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रभाव है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश लगा हुआ है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज का प्रभाव है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं झारखंड लगा हुआ है, तो झारखंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा है, भोजपुरी का प्रभाव है, भोजपुरी का प्रभाव है। और यहाँ नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पर हलबा, गोड़ी, भतरा, अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं यहाँ पर। तो हमारे एक छत्तीसगढ़ में ही एक प्रॉपर एक ही वे में अगर बात किया जाए तो वैसा एक पर्टिकुलर व्याकरण वाला एक लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेज है। इसी आधार पे संसद अभी तक इसको परमिशन नहीं दे रही है, इसको लिस्ट में नहीं डाल रही है, 8th शेड्यूल में नहीं डाल रही है, ये कारण है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं डाला जाता अभी तक, क्यों नहीं डाला गया अभी तक 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 343 टू 351। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसके पास है। ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर
एकदम बेसिक सा यहाँ पर मतलब है ना, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो फिर क्या होता है हम लोग को राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का, तो हम लोग सीधा सीधा संसद को लगा देते हैं, संसद लग रहा है ऐसा करके। बट यहाँ पर समझने वाली बात है, हु हैज द राइट टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट। किसी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अगर छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करें तो वहां पर पूरा वो कौन कर सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजभाषा कौन सा रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा रहेगा, ऐसा बोल रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, संसद क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका नियंत्रण रहता है। बट अगर राज्य के राजभाषा के बारे में बात करें तो हमारा जो हमारा राज्य विधानमंडल है ना, वो इस पर कानून बना के एक एक्ट ला लेगा, एक एक्ट पारित कर देंगे कि हमारा लैंग्वेज ये है आपसे, ऐसा करके। ठीक है, तो ये किसके पास है पावर, राज्य विधानमंडल के पास है। और राजभाषा आयोग एक है हमारे पास, राजभाषा आयोग, इसके बारे में भी आर्टिकल मतलब जो हमारा आर्टिकल नंबर 343 से 351 के बीच में ही दिया है इसके बारे में भी। और इसमें क्या बताता है कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा जो राजभाषा के मतलब उसमें मतलब होने वाले मतलब जो वृद्धि है, घाटा है, मतलब नुकसान है, ये सब के बारे में, नुकसान इन द सेंस मतलब कहीं कुछ लोग छोड़ तो नहीं रहे हैं, उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा है, ये सब के बारे में जांच करने का काम किसका रहेगा, राजभाषा आयोग का रहेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है। देखो हमारे जो हमारा अनुसूची 8 है ना, 8वीं अनुसूची में शामिल किसको नहीं किए हैं, ऐसा बोलता है, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं इन 3 लैंग्वेजेस में विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट। तो किसको शामिल नहीं किया गया है, तो वो इंग्लिश है जिसको जो हमारा 8वीं अनुसूची है ना इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पर क्या है, हमारी 8वीं अनुसूची में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में नहीं है, तो इंग्लिश को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। अब ये एक राज्य की राजकीय भाषा ऐसा भी बोल रहे हैं, तो ये किस राज्य की राजकीय भाषा है, नागालैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड मतलब इंग्लिश कहाँ की राजकीय भाषा है, मतलब राजभाषा है ऐसा करके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नागालैंड की राजभाषा है इंग्लिश। अगर हम लोग उर्दू की बात करें तो उर्दू कहाँ कहाँ की है, एक तो जम्मू कश्मीर की भी है, उत्तर प्रदेश की भी है, ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की भी है। संस्कृत को अगर हम लोग देख लेते हैं तो उत्तराखंड की राजभाषा है। और अगर हम लोग सिंधी को देख लेते हैं तो ये हमारे राजस्थान में आता है, राजस्थान और शायद गुजरात में भी आता है, इसको आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और अब देखते हैं, अच्छा तो हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।